गाइस हम लोग बात करेंगे लियोनिड्स मीटियोर शावर के बारे में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। कुछ कुछ होता है, मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आपको पता है कि आसमान में तारे टूटते हैं। क्या ऐसा है? तो आप सभी लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स भी हैं, यू नो अबाउट इट कि आसमान में कोई तारे वारे नहीं टूटते हैं। स्पेस में मौजूद हम लोग को कुछ डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलता है, कुछ रॉक पार्टिकल्स, चट्टान के कुछ हिस्से, टुकड़े हम लोग को देखने को मिलते हैं जब वो धरती के एटमॉस्फेयर पे आते हैं, एंटर करते हैं और धरती की तरफ जब जब वो काफी नजदीक जब आते हैं तो इस प्रकार की हम लोग को फिगर, इस प्रकार की स्ट्राइकिंग लाइट जो है वो नजर आती है और इसी को लोग बोलते हैं कि तारा टूटा है, टूटता हुआ तारा जा रहा है। देखिए, और ये काफी ब्यूटीफुल लगता है जब इसको देखा जाता है। तो ऐसे शार होती है, इस प्रकार की लाइट्स जो है वो लगातार धरती की तरफ आती रहती है, धरती के नजदीक से भी होकर गुजरती है। बहुत अच्छा लगता है देखने में, है ना? तो इसी पर ही हम लोग चर्चा करेंगे कि ये लियोनिड्स मीटियोर शावर है क्या एग्जैक्टली। तो हर साल ये इवेंट जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है और इस साल का इवेंट जो है बताया जा रहा है कि 6 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में होगा। 17 नवंबर 2021 को सबसे ज्यादा इस प्रकार की लियोनिड मीटियोर शावर की एक्टिविटी नजर आएगी। तो ये लियोनिड मीटियोर शावर जो है वो है क्या, इसको आइए समझते हैं हम लोग। तो ये मलबे होते हैं, मलबे, डेब्रिस होते हैं, राइट? और इसी मलबे से ये मीटियोर शावर बनता है। अब ये मलबे जो होते हैं वो किसके होते हैं? तो छोटे छोटे जो कॉमेट होते हैं। बट व्हाट इज कॉमेट? तो कॉमेट क्या होता है? तो आइए इसको भी जो है वो समझते हैं कॉमेट के बारे में कि कॉमेट क्या है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट स्पेस में जो कि एक ब्राइट स्टार की तरह जो है वो दिखाई देता है, चमकते हुए चमकीले वस्तु की तरह जो दिखाई देती है, स्टार की तरह दिखाई देता है। इसकी एक टेल होती है, राइट? एक इसकी पूंछ हम लोग को देखने को मिलती है, होती है। और इसकी पूंछ जो होती है वो सन के पास हम लोग को दिखाई देती है, सन की तरफ जो है वो दिखाई देती है। बेटर तरीके से कॉमेट है क्या, इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं। हालांकि मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा कि एस्टेरॉइड में, कॉमेट में, मीटियोरॉइड, मीटियोर, मीटियोराइट में क्या डिफरेंस है, बट अभी के लिए आप पहले आप कॉमेट समझें। एक छोटा सा, रिलेटिवली स्मॉल, एट टाइम्स एक्टिव, एक्टिव भी रहता है ये, यानी कि मूव कर रहा होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आइसेस का होता है, बर्फों का होता है, राइट? और फिर सनलाइट में, जैसी सनलाइट होती है तो ये वेपराइज हो जाता है, राइट? आपने देखा होगा कि बर्फ जो होती है वो पिघलती है, पानी जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। पता नहीं मेरी बात आप सभी को? तो वेपराइज हो जाता है सनलाइट के समय पर। और उस समय ये एटमॉस्फेयर में जब एंटर होता है इस प्रकार का डस्ट पार्टिकल या कोई भी गैस वगैरह, तो ये एक डस्ट या गैस की टेल बनाता है, राइट? अब देखो, कोई भी चीज है उसको अगर आप, जैसे अपन ग्रेविटेशन का एक एग्जांपल लें, राइट? या फिर कोई भी चीज अगर आप उसको उठाकर फेंकेंगे एक डायरेक्शन की तरफ, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल उठाई और उस पे एक रस्सी जो है वो बांध दिया, मान के चलिए बॉल की रस्सी जो है वो बॉल की पूंछ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आप एक डायरेक्शन में फेंकेंगे तो उसके पीछे वाली डायरेक्शन में उसकी पूंछ हम लोग को दिखाई देगी। तो इस टाइप की एक टेल डस्ट के पार्टिकल्स की फोर्स के कारण पीछे आती है। देखिए, आपने कई बार इमेजेस देखी होगी ऐसे करके, आग की, आग जाती हुई इमेजेस, तो आप देखिएगा पीछे जो है वो टेल क्यों दिखाई देता है या पीछे जो है वो कम क्यों हो जाती है चीजें, राइट? पीछे हम लोग को मैटर जो होता है वो कम देखने को होता है क्योंकि फोर्स जो होता है वो इस तरफ का होता है और ऐसा शेप जो है वो हम लोग को हमेशा देखने को मिलता है कि बन जाता है। पीछे जो टेल होती है वो काफी छोटी हम लोग को नजर आती है क्योंकि पूरा फोर्स जो होता है वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, राइट? तो ये फिजिक्स के भी कुछ लॉज हैं जिसके बारे में आपको एक बेसिक सा आइडिया होगा। देखिए आप, इस प्रकार से कॉमेट जिस जगह पे जा रहा होता है, राइट, जिस तरफ जा रहा होता है, पीछे देखिए आप, ये उसका टेल हम लोग को बनता हुआ नजर आता है, राइट? और ऐसे बहुत सारे ऐसे टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं स्पेस के अंदर, जब वो एक साथ आते हैं तब उस समय ये मीटियोर शावर जो है वो बनता है। जब एक साथ बहुत सारे ये दिखाई देते हैं, शावर होता है ना, शावर बहुत सारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, उसको शावर कहा जा रहा है, राइट? तो ये चीज है, ये मीटियोर शावर। तो ये मलबा हमने देखा किस चीज का मलबा है, छोटे कॉमेट का, स्मॉल कॉमेट का मलबा हम लोग को, धूमकेतु का मलबा हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? अब ये जो छोटा कॉमेट होता है ये 55P टेम्पल टर्टल है और ये कॉन्स्टिलेशन लियो में हम लोग को, तारामंडल लियो में हम लोग को देखने को मिलता है, जिसे 33 साल लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। कितने साल? 33 साल लगते हैं। और लियोनिड्स जो हम लोग को देखने को मिलता है ये मेजर शावर माना जाता है, जो कि जिसमें बहुत फास्टेस्ट मीटियोर्स होते हैं, बहुत तेजी से, यानी कि ये लाइट्स हम लोग को नजर आती है, मीटियोर्स हम लोग को नजर आते हैं, काफी तेजी से मूव करते हैं, काफी सारे, राइट? और ये ट्रैवल करते हैं किस स्पीड पे? 71 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर ये ट्रैवल करते हैं। 71 किलोमीटर पर सेकंड, पर सेकंड सोचिए कितनी तेज होगी ये स्पीड। अच्छा, मीटियोर शावर में और मीटियोर स्टॉर्म में, यानी कि लियोनिड शावर में और लियोनिड
जब मीटियोर स्टॉर्म आता है, यानी कि जब इसका तूफान आता है, तब क्या डिफरेंस होता है? तो हर 33 साल में हम लोग को देखने को मिलता है कि लियोनिड शावर जो होता है वो मीटियोर स्टॉर्म में, यानी कि एक तूफान में कन्वर्ट होता है। उल्का वृष्टि जो है वो उल्का तूफान में कन्वर्ट होती है हर 33 साल में, राइट? जब हमें देखने को मिलता है 100 से लेकर 1000 मीटियोर जो होते हैं वो हर घंटे जो है वो दिखाई देते हैं। 100 से 1000 मीटियोर हर घंटे दिखाई देते हैं। और मीटियोर स्टॉर्म की बात करें, जब ये तूफान आता है तब उस समय हम लोग को हर घंटे 1000 मीटियोर जो है वो देखने को मिलते हैं। और 1966 में लियोनिड स्टॉर्म जो है वो दिखाई दिया था, यानी कि ये लियोनिड का तूफान दिखाई दिया था, जिसमें देखने को मिला था कि 1000 से भी ज्यादा इस प्रकार के मीटियोर जो है वो धरती के एटमॉस्फेयर पर गिर रहे थे लगातार। और आप कह सकते हैं 15 मिनट तक ये इवेंट चला था और हर मिनट 1000 से ज्यादा हम लोग को मीटियोर्स गिरते हुए नजर आ रहे थे, राइट? एंड आखिरी बार इस प्रकार का जब तूफान आया था तो वो 2002 में हम लोग को देखने को मिला था। बात समझ में आ गई आपकी? तो लियोनिड, अगर स्टॉर्म या मीटियोर शावर की अगर बात आती है तो आपको पहली बात तो लियोनिड से लियो को आपको ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? लियो को ध्यान में रखना है। क्यों लियो को ध्यान में रखना है? तो मैंने भी आपको बताया कि ये जो घटना हम लोग को देखने को, यानी कि लियोनिड मीटियोर शावर जो होता है, कॉन्स्टिलेशन लियो के एक छोटे से कॉमेट, एक छोटे से धूमकेतु से निकलते हैं। यानी कि ये डस्ट पार्टिकल्स आप कह सकते हैं कि जो मलबा जो होता है वो किसका होता है? कॉमेट का मलबा होता है। और वो जो कॉमेट होता है वो एक कॉन्स्टिलेशन लियो का हम लोग को नजर आ रहा है, तो इसलिए इसको लियोनिड्स जो है वो कहा गया है। ठीक है, ये क्लैरिटी आप रखना लियोनिड्स के बारे में। अब मैं आपको समझा देता हूं कि मीटियोर शावर जो है वो होते क्या है। देखिए, मीटियोर्स क्या है? मीटियोर्स, राइट, उल्काएं जो है वो क्या है? तो हम लोग को देखने को मिलता है कि सूरज के चारों ओर अपनी कक्षाओं में गति करने के दौरान, मतलब देखिए, सूर्य का ऑर्बिट करने के दौरान धूमकेतु यानी कि कॉमेट जो है उससे बाहर निकलते हुए चट्टान और बर्फ के टुकड़े होते हैं। देखिए, एक कॉमेट है, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया था कि कॉमेट जो है वो क्या है। तो कॉमेट कुछ नहीं है, हम लोग को देखने को मिलता है कॉमेट, सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट हम लोग को स्पेस में देखने को मिलता है जो कि ब्राइट स्टार का होता है, यानी कि आइस पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल आप ये कह सकते हैं, राइट? एक बड़ा डस्ट पार्टिकल। और इसी में से, इस कॉमेट में से हम लोग को नजर आता है कि क्या चीज निकलती है? कुछ और पार्टिकल्स जब इससे जो है वो निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, आइस पार्टिकल्स वगैरह, यानी कि छोटी छोटी आइस, चट्टान वगैरह, जब इस कॉमेट से इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं, जब ये कॉमेट सूर्य का चक्कर लगाता है उस समय, तब उस समय मीटियोर शावर होती है। यानी कि इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सूर्य है, इसका चक्कर, ये ऑर्बिट जो है वो, यानी कि इसका ऑर्बिट जो है ये कॉमेट लगा रहा है, ठीक है? ये कॉमेट है। अब जब ये इसका चक्कर लगा रहा है तब इस दौरान ऑब्वियस ही बात है कि इसके पार्टिकल्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे मूवमेंट करते हुए, राइट? अब वियर एंड टियर मान लो कि जब ये मूवमेंट कर रहा है तो उसके कुछ पार्टिकल्स बिखर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो यही जो पार्टिकल इससे जो बिखरते हैं ये क्या है? मीटियोर्स है। सिंपल सी चीज ये आपको ध्यान में रखनी है। और जब ये बहुत तेजी से हम लोग को लगातार धरती पर आते जाते नजर आते हैं तो उसको हम लोग मीटियोर शार जो है वो कह देते हैं, ठीक है? और मीटियोर शार मतलब कि धरती से जब ये होकर गुजरते हैं तब इनकी जो मलबा जो होता है वो जैसे ही धरती के एटमॉस्फेयर में आता है तो वो बर्न होता है, राइट? और जब ये बर्न होता है तो इस प्रकार से स्ट्राइकिंग फीचर इसका हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि चमकदार इवेंट जो है वो हम लोग को स्पेस पे दिखाई देता है, राइट? तो ये चीज आपको बस छोटी सी ध्यान में रखनी है। अब देखिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एस्टेरॉइड क्या होता है, राइट? क्षुद्र ग्रह क्या होता है? धूमकेतु यानी कि कॉमेट क्या होता है? उल्का यानी कि मीटियोरॉइड क्या होता है? उल्कापात यानी कि मीटियोर जो है वो क्या होता है? और मीटियोराइट यानी कि उल्का पिंड जो है वो क्या होता है? इसमें क्या डिफरेंस है? तो स्टार्ट करते हैं एस्टेरॉइड से। तो ये छोटे से चट्टान, यानी कि मतलब रॉकी बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, चट्टान हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो किन ग्रहों के बीच में है? फिर से मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, एस्टेरॉइड बेल्ट, सर्च करिएगा अगर नहीं पता एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में, राइट? किन ग्रहों के बीच में है, राइट? और ये एस्टेरॉइड बेल्ट उन्हीं दो ग्रहों के बीच में क्यों दिखाई देती है? इसके बाहर क्यों नहीं हम लोग को नजर आती? देखिए, आती तो है, धरती तक पहुंचती भी है, राइट? बट मैक्सिमम यहीं पर ही ये बेल्ट हम लोग को क्यों देखने को मिलता है? व्हाट इज द एक्चुअल साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट? बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। फिर एक हम लोग को कॉमेट देखने को मिलता है, जो जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। एक छोटी सी बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एस्टेरॉइड का ही एक और छोटा टुकड़ा, ठीक है, आइस
का, डस्ट का, ये हम लोग को देखने को मिलता है। सनलाइट जैसी ही आती है तो उस समय ये डस्ट पार्टिकल या फिर रॉक के ऊपर जो आइस जमी रहती है तो फिर वो ब्रेक होती है, राइट, और वेपराइज होती है, और यही वेपर्स जो होते हैं वो आगे चल के हम लोग को देखने को मिलते हैं, किसका शेप ले लेते हैं, मीटियोर्स का शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मीटियोरॉइड क्या होता है? एक छोटा पार्टिकल कॉमेट का या एस्टेरॉइड का जो कि सूर्य के चक्कर लगाता है। देखिए ये कॉमेट है, इसका जो छोटा पार्टिकल है ये मीटियोरॉइड है। और मीटियोर क्या है? तो ये लाइट का फेनोमेना है, मतलब कि जैसे ही धरती के एटमॉस्फेयर पे मीटियोरॉइड आता है, राइट, तब उस समय ये वेपराइज होता है और ये एक शूटिंग स्टार की तरह हम लोग को नजर आता है। टूटते तारे भी इसे जो है वो कहते हैं, राइट। तो शूटिंग स्टार इसे कहा जाता है, बट एक्चुअल में ये कोई स्टार नहीं है, राइट। ये एक चट्टान का पार्टिकल आप कह सकते हैं, डस्ट पार्टिकल स्पेस का होता है जो हमें नजर आता है। और मीटियोराइट क्या होता है? तो जो भी मीटियोराइट यानी कि कॉमेट का एक हिस्सा, राइट, जो सरवाइव करके धरती के एटमॉस्फेयर में आकर धरती की जमीन पर आकर गिर जाता है उसे हम लोग मीटियोराइट कहते हैं। अब आपको चीजें समझ में आई? मैं फिर से एक आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। फिर से एक बार ये डिफरेंसेस अपन समझ लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो, एस्टेरॉइड में आपको सिर्फ सिंपल सी चीज ये समझनी है कि बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर कहां पर है? हम लोग को स्पेस में देखने को मिलते हैं। अब जब ये पत्थर टूटेगा, आपस में टकरा के टूट गए, मान लेते हैं हम लोग एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकरा गया भैया, एक एस्टेरॉइड दूसरे एस्टेरॉइड से टकरा गया, तो इससे जो टुकड़े निकले हैं वो कौन है? मीटियोरॉइड है। देखिए, पार्टिकल फ्रॉम अ कॉमेट और एस्टेरॉइड, तो ये मीटियोरॉइड होता है। ये डायरेक्ट यानी कि एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो होता है वो मीटियोरॉइड होता है, या फिर आप कह सकते हैं एस्टेरॉइड का एक और छोटा टुकड़ा, एक बड़ा टुकड़ा वो कॉमेट है, उससे थोड़ा छोटा टुकड़ा जो है वो मीटियोरॉइड कहलाएगा। अब मीटियोरॉइड जो है जैसे ही ये धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है तब ये क्या होता है? चमकता है, राइट। धरती के एटमॉस्फेयर में आकर हमें देखने को मिलता है कि इसमें स्ट्राइक करता है, आग लगती है, राइट। तो फिर ये लाइट, इसका फिनोमेना देखने को मिलता है। जैसे ये लाइट दिखाई देती है तो उसको हम लोग मीटियोर कहने लगते हैं। अब यही जो टुकड़ा होता है मीटियोरॉइड का, जैसे ये धरती पर आकर लैंड करता है, जमीन पर आकर गिर जाता है, यानी कि सर्वाइव कर जाता है, पूरी तरह से भस्म नहीं होता, धरती पे आकर गिर जाता है, तो उसको हम लोग मीटियोराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटियोराइट। उल्का पिंड इसे हम लोग कहते हैं। बात समझ में आई? उल्का, उल्का पात और उल्का पिंड में क्या डिफरेंस है? ये एक ही चीज है, पत्थर का टुकड़ा है। जब ये धरती के एटमॉस्फेयर में आता है तब ये मीटियोर बन जाता है, और जब धरती में आकर गिर जाता है तो ये उल्का पिंड मीटियोराइट जो है वो बन जाता है। सिंपल सी चीज है बॉस, ये आपको समझनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपको जो है वो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। गाइज, एक शूरवीर नारी के बारे में हम लोग बात करेंगे, वॉरियर वुमेन के बारे में बात करेंगे, ओंके ओबव्वा के बारे में। ओंके ओबव्वा क्वेश्चन बनेगा, ओंके ओबव्वा जो है वो किस क्षेत्र से एसोसिएटेड है? तो आपको ध्यान में रखना है कर्नाटका, कर्नाटका से एसोसिएटेड है। और कर्नाटका सरकार जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि ओंके ओबव्वा जयंती जो है वो 11 नवंबर को मनाई जाएगी पूरे कर्नाटका में, राइट, और मनाई गई है। ओंके ओबव्वा कौन थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक बहुत ही बहादुर योद्धा महिला थी, वुमेन वॉरियर थी, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में हैदर अली की फोर्सेस, उसकी जो सेना है, उससे अकेले ये लड़ी थी, सिंगल हैंडेडली लड़ी थी। सिर्फ एक पेस्टल था उनके पास, पेस्टल, जिसे कन्नड़ भाषा में ओंके कहते हैं। देखो ये होता है पेस्टल। ये एक्चुअली आज भी उपयोग में लिया जाता है किस चीज के लिए? पिसाई करने के लिए, यानी कि कोई भी मसाले वगैरह जो होते हैं ना उसको पीसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये लड़ी थी सिंगल हैंडेडली 18वीं शताब्दी में। और कहां पर ये हम लोग को युद्ध देखने को मिला था? तो ये चित्रदुर्ग में देखने को मिला था। और उस समय चित्रदुर्ग जो है उस पर शासन जो हुआ करता था ये मदकरी नायक का हुआ करता था। और चित्रदुर्ग किले को बचाते बचाते, इनको प्रोटेक्ट करते करते इनकी मृत्यु हो गई, वीर गति को ये प्राप्त हुई 18वीं सेंचुरी में। यह पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ओबव्वा को कन्नड़ गौरव का प्रतीक माना जाता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। इन्हें एपिटोम कन्नड़ प्राइड का माना जाता है, कन्नड़ गौरव का प्रतीक जो है वो ओबव्वा को माना जाता है। उन्हें कर्नाटक राज्य की अन्य महिला योद्धा के साथ सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के लोगों द्वारा विशेष रूप से चित्रदुर्ग क्षेत्र में ओंके ओबव्वा के साहस और तेज सोच की प्रशंसा की जाती है। चित्रदुर्ग में एक स्टेडियम का नामकरण उनके नाम पे किया गया है। तो चित्रदुर्ग स्टेडियम कहां पर है? कर्नाटक में है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
ओंके ओबव्वा से प्रेरित होकर 2018 में चित्रदुर्ग पुलिस ने जिले में महिलाओं की सुरक्षा हेतु उन्हें शिक्षित करने के लिए ओबव्वा ओबव्वा पड़े या पदे करके हमें एक महिला पुलिस कांस्टेबल नाम की एक दल जो है, एक ग्रुप जो है उसको स्टैब्लिश किया था। तो देखिए, याद रखिएगा, ओबव्वा पड़े करके एक ग्रुप है, पुलिस का ग्रुप है। ये इस क्षेत्र में चित्रदुर्ग क्षेत्र पुलिस का ये ग्रुप है। ये एक्चुअली में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ये ग्रुप जो है, महिलाओं की एजुकेशन के लिए, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रुप जो है, स्क्वाड जो है वो तैयार किया गया वुमेन पुलिस कांस्टेबल्स का, राइट। और बाद में इस ग्रुप को जो है वो बैंगलोर में भी शुरू किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस ओबव्वा से रिलेटेड, ओंके ओबव्वा से रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि पर्सनालिटी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्टली यूपीएससी ने इस टॉपिक को पूछा हुआ है। तो नीचे आप अगर कमेंट बॉक्स पर देखेंगे तो मैंने वहां पर एक लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड की हुई है एमपी लाइट स्कीम के बारे में। इस लिंक के थ्रू आप एमपी लाइट स्कीम के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। उसमें मैंने पूरी तरीके से डिटेल में एमपी लाइट स्कीम एग्जैक्टली है क्या, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और अभी आपको बता दें गाइस कि एमपी लाइट स्कीम को बंद कर दिया गया था अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस के चलते। एमपी लाइट स्कीम के तहत एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उनको हर साल जो है वो 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे, राइट। अब इन 5 करोड़ रुपए का वो क्या क्या करते थे, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगी, उसको चेक कर लेना। बिल्कुल टॉप मैं पिन कर दूंगा उस मैसेज को, कमेंट को। अगर इनकेस नहीं किया होगा मैंने तो मुझे प्लीज एक बार याद दिला देना, मैं आपको वाली लिंक जो है वो एमपी लाइट की प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। तो 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे, अब इसको जो है वो बंद कर दिया था अप्रैल 2020 में, यानी कि फंड जो है वो उसको डाइवर्ट कर दिए थे। इन 5 करोड़ रुपए को कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए या कोरोना वायरस में जो पैसा फंड का उपयोग होगा उसमें डाइवर्ट कर दिया गया था, यानी कि एमपीज के लिए एमपी लाइट स्कीम को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, राइट। अभी दोबारा से इस स्कीम को जो है वो रिवाइव कर दिया गया, शुरू कर दिया गया, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी अभी हो रही है हमारी। बट अभी पूरे 5 करोड़ रुपए ना अलॉट करके मात्र 2 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किए जाएंगे हर साल एमपीज को एमपी लाइट स्कीम के तहत, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी इसको जो है वो बंद कर दिया गया था, अब दोबारा से इसको शुरू कर दिया गया है। 5,012 करोड़ स्पेंड हुए थे 2018 और 19 में, राइट। और एक्सपेंडिचर जो था वो मात्र हमें 2491.45 करोड़ जो है वो देखने को मिला था 2019 और 20 में इस स्कीम के तहत। मतलब कि 2018 में 5,000 करोड़ और आप कह सकते हैं कि 2,500 करोड़ जो है वो 2019 में जो है वो इस स्कीम के तहत अभी तक जो है वो डिसबर्स किया गया था या यूज में लाया गया था। इतना पैसा जो है वो यूज में लाया गया था, खर्चा हुआ था, है ना। और अभी 2020 में तो बंद कर दी थी इस स्कीम को, अब दोबारा से ये स्कीम जो है वो शुरू हो रही है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा थोड़ी सी। बट पूरे 5 करोड़ रुपए जो है वो इस स्कीम के तहत अब एमपीज को नहीं मिल रहे हैं, अभी सिर्फ 2 करोड़ रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं हर साल। गाइस, अब बात करेंगे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के बारे में, राइट। तो ये हमें देखने को मिल रहा है वैश्विक औषधि नीति सूचकांक के बारे में, कि पूरे दुनिया दुनिया भर में, यानी कि मेडिकल पॉलिसी या ड्रग की पॉलिसी पूरे दुनिया भर में किस प्रकार की है, यानी कि कौन सी कंट्री कितनी अच्छी मेडिसिन को लेकर, ड्रग्स को लेकर पॉलिसीज बना रही है। तो इसको लेकर एक इंडेक्स हम लोग को सामने देखने को मिला है, सूचकांक जो है वो देखने को मिला है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। इस इंडेक्स के अंदर हम लोग को 75 इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, 75 संकेतक हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि 5 ब्रॉड डायमेंशन के आधार पर है, यानी कि औषधि नीति के 5 व्यापक आयामों में विस्तारित 75 संकेतक से तैयार किया गया ये हम लोग को इंडेक्स देखने को मिल रहा है, सूचकांक हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये 5 ब्रॉड डायमेंशंस कौन से ड्रग्स की पॉलिसी के, मतलब कि आसान और सिंपल भाषा में, जब एक कंट्री अपनी ड्रग्स की पॉलिसीज बनाती है, यानी कि उस कंट्री के अंदर मेडिकल पॉलिसी किस टाइप की होगी, क्या बनाती है, तो वो क्या क्या चीजें ध्यान में रखती है और किस लेवल पर कितनी अच्छी तरीके से ध्यान में रखती है। एक तो क्रिमिनल जस्टिस, राइट, आपराधिक न्याय, एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेस, चरम प्रतिक्रियाएं, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, स्वास्थ्य और नुकसान में कमी, एक्सेस टू इंटरनेशनली कंट्रोल्ड मेडिसिन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित दवाओं तक पहुंच, और डेवलपमेंट, विकास। तो ये 5 ब्रॉड डायमेंशंस हैं जिन आधार पर एक कंट्री अपनी पॉलिसी, ड्रग पॉलिसी जो है बनाती है। तो ये 5 जो है वो डायमेंशन के तहत 75 इंडिकेटर को देखने के बाद ये इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया। नॉर्वे टॉप पर है, न्यूजीलैंड, फिर पोर्चुगल, फिर यूके, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं
राइट, जहां पर बहुत बेहतरीन मेडिसिन पॉलिसीज आप कह सकते हैं या फिर ड्रग से रिलेटेड पॉलिसीज हैं। और सबसे कम लो रैंकिंग कंट्री जो है इसमें हम लोग को ब्राजील देखने को मिल रही है। ब्रिक्स कंट्री के अंदर ब्राजील आ गई है, राइट। युगांडा, इंडोनेशिया, केनिया और मैक्सिको हमें देखने को मिल रहा है। और इंडिया की बात करें तो 30 कंट्री में से इंडिया की पोजीशन 18वीं बताई जा रही है। तो ये हालांकि आप इसको खराब ही बोलेंगे, उतनी अच्छी जो है वो उसको बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसका एक बेसिक सा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। अच्छा, देखिए गाइस, दिल्ली में यमुना नदी जो हमें देखने को मिल रही है उसकी स्थिति कुछ इस तरीके की अभी छठ पूजा के दौरान जो है वो हुई है। यमुना नदी पे ऐसे झाग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि ये झाग आने के पीछे का कारण क्या है, यानी कि क्यों ऐसे झाग हम लोग को दिखाई दे रहे हैं और हर साल इस प्रकार की चीज हमें देखने को मिलती है, राइट। ये दिल्ली के अंदर ये हर साल होता है। ये इस प्रकार से फ्रॉथ जो है हम लोग कहते हैं इसको, ये जो है वो पूरे यमुना नदी के ऊपर जो है वो दिखने लगता है हम लोग को। स्पेशली हम बात करें कलिंडी कुंज एरिया पर तो ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। छठ पूजा जब होती है तब उस समय ये बहुत ज्यादा इस प्रकार की चीज जो है वो नजर आती है, यानी कि छठ पूजा किस समय पर, यानी कि इस टाइम पर, टाइम पीरियड पर ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये फ्रॉथ जो है वो सीधे सीधे हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये झाग जो दिखाई दे रहा है ये किसकी निशानी है, तो गंगा नदी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है, पल्यूटेड है, उसकी निशानी ये बताई जाती है। अच्छा, ये इस प्रकार के झाग जो है वो क्यों बन जाते हैं नदी में, राइट, फ्रॉथ क्यों बन जाते हैं? तब देखो, जैसे कि जो अनट्रीटेड पानी होता है या पुअरली ट्रीटेड जो पानी होता है, जैसे कि कई बार इंडस्ट्रीज वगैरह से बिना ट्रीट किए पानी को जो है वो रिलीज कर दिया जाता है नदी में, राइट। इसमें कई बार सीवेज वाला पानी भी हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि गटर नाली का पानी भी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और उसको प्रॉपरली ट्रीट करके जो है वो नदी में बहाने की जगह ऐसे ही डायरेक्टली जो है वो बहा दिया जाता है, राइट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली बहा दिया जाता है। इसमें सर्फाकेंट्स होते हैं और फॉस्फेट्स होते हैं जो कि डिटर्जेंट से आते हैं, राइट। हाउस होल्ड्स के अंदर हम लोग जो कपड़े धोते हैं ना सर्फ वगैरह से, तो वो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि झाग जो है वो बन जाती है। आप खुद नॉर्मल सी बात है यार, आप जब कपड़े को धोंगे अगर ब्रश चलाएंगे उसमें तो झाग बनता है ना, वही वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है, राइट। तो ये वाली चीज, और इसके अलावा कई सारे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री वगैरह, राइट। तो ये इससे भी सामान, मतलब जो गंदा पानी वगैरह जो होता है बिना ट्रीट किया हुआ नदी में जो है वो बहा दिया जाता है, तो उसके कारण से ये झाग बनता है। मतलब क्लियरली सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि नदी में जो ये झाग दिखाई दे रहा है, फ्रॉस दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का कारण साफ साफ ये है कि नदी पल्यूटेड है, राइट। नदी के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है वो रिलीज किया जा रहा है, पल्यूटेड वाटर, प्रदूषित पानी जो है वो रिलीज किया जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब रीजंस क्या है इस प्रकार के फोम बनने के, मतलब झाग बनने के क्या क्या कारण हम लोग को देखने को मिलते हैं स्पेशली इसी समय पर साल के, राइट। बात करें नवंबर दिसंबर की, तो रिवर जो होती है गाइस इस फेज में हम लोग को देखने को मिलता है नदी का पानी जो होता है वो उसका जो फ्लो होता है एक्चुअली में थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट। और पल्यूटेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो पूरी तरह से डाइल्यूट नहीं होते, राइट। अब डाइल्यूशन कब होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप एक छोटे कप के ग्लास में अगर आप बहुत सारी जो है वो शक्कर डाल दें, तो हो सकता है कि एक छोटे कप के ग्लास में शक्कर पूरी तरह से जो है वो डिसॉल्व ना हो, आपको नीचे जो है वो शक्कर दिखाई दे। बट वहीं पर आप थोड़ा सा और पानी जो है वो डालेंगे तो ये शक्कर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर पानी का फ्लो जो होगा वो कम होगा नदी में, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये पॉल्यूटेंट जो है वो पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे और इसी के कारण से ये झाग जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, और ये फॉस्फेट के कारण जो है वो बनता है, राइट। अब यमुना नदी क्यों इतनी ज्यादा पल्यूटेड है, एक तो देखो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हम लोग को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो देखने को मिलता है, राइट। अब इसमें कई बार क्या होता है अनट्रीटेड पानी जो होता है वो नदी में बहा दिया जाता है, राइट। काफी सारी इंडस्ट्रीज हम लोग को दिल्ली के आसपास एनसीआर क्षेत्र पर देखने को मिलती हैं जो कि अगेन अनट्रीटेड वाटर जो है वो बहा देती हैं यहाँ पर यमुना नदी पे। और पॉल्यूटेंट्स जो डिस्चार्ज होते हैं बहा दिए जाते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री से जो आते हैं, वो एक मेजर कारण है नदी के पल्यूट होने का। इवन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर के कारण भी इस प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह भी जो है वो नदी में जो है वो चले जाते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट वगैरह जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं हरियाणा की फील्ड से, वो भी जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा नदी का पानी जो हो गया उसका फ्लो जो है वो कई कम हो गया है काफी सारी जगहों पर, तो उसके कारण भी पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और यमुना नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स जो है वो हम लोग जान ले गाइस। तो यमुना नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी, तो गंगा नदी की। यमुना नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। कहाँ पर उत्पन्न होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ पीक पे, यानी कि बंदरपूछ शिखर जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसी के पास एक यमुनोत्री नाम का ग्लेशियर है, तो वहां से जो है ये निकलती है, राइट। ये स्पेशली हम लोग को जो ये जो बंदरपूछ जो देखने को मिलता है ये लोअर हिमालय, स्पेशली अगर हम बात करें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की,
तो यहीं पर ही जो मसूरी रेंज है तो वहीं पर ही ये हम लोग को पीक ये देखने को मिलती है, पीक देखने को मिलती है, बंदरपूछ शिखर हमें देखने को मिलता है। तो यहीं पर ही यमुनोत्री ग्लेशियर है और यहीं से ही यमुना नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है और ये गंगा नदी के साथ आकर जो है वो मिलती है। संगम इसका कहाँ पर होता है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, यमुना और गंगा का संगम प्रयागराज में होता है। फिर ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक जो है वो पहुंचती है और इस यमुना नदी की जो मेन ट्रिब्यूटरीज जो है वो चंबल, सिंध, बेतवा और केन हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कई जब डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में, तो 17th एडिशन इसका हम लोग को देखने को मिला है, रिसेंटली रिलीज हुआ है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें गाइस तो इसे बनाया है जर्मन वॉच के द्वारा। एक नया क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है ये और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है उनके द्वारा इसको जो है वो बनाया गया है, राइट। और ये हमें देखने को मिलता है टोटल 60 कंट्रीज हैं, 60 कंट्रीज। तो ये 60 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज प्लस 27 कंट्रीज, मतलब एज ऑन 2021 यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो 60 प्लस 27 कंट्री, मतलब आप कह सकते हैं कि 87 कंट्रीज को जो है ये मॉनिटर करती है, चेक करती है कि वो कंट्रीज किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शंस ले रही हैं, किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को दूर करने के लिए कार्य कर रही हैं, राइट। इसका मेन एम क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, एनहेंस करना इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स और के अंदर, और हेल्प करना कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन के जो एफर्ट्स हैं, प्रयास जो हैं वो प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में चले, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल कंट्री जो है वो प्रोग्रेसिवली क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए कार्य करे। तो इस पर मेनली जो है ये फोकस करती है और अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करती है। इसके अंदर कौन सी अप्रोचेज और किस प्रकार के डेटा जो है वो शामिल होते हैं? देखो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को पहली बात तो ये चेक करती है कि कौन सी कंट्री, और उसका स्कोर इन्होंने 40% जो है वो रखा हुआ है। मतलब कि एक कंट्री को जो है वो देखा जाता है कि अगर वो ग्रीन हाउस गैस को एमिट करती है ज्यादा मात्रा में तो उसका स्कोर ऑब्वियस ही बात है कि कम होगा, राइट। और अगर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन एक कंट्री की तरफ से बहुत कम होता है तो उसका स्कोर हाई होगा। तो ये चीज देखा जाता है, उसमें 40% वेटेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन को दिया हुआ है इन्होंने। फिर ये कंट्री कितनी ज्यादा मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करती है उस चीज को देखा जाता है। एक कंट्री के अंदर एनर्जी का उपयोग जो है वो कितना ज्यादा या कितना कम जो है वो हो रहा है उसको देखा जाता है। क्लाइमेट पॉलिसीज एक कंट्री, यानी कि प्लान किस प्रकार से एक कंट्री बना रही है उसको चेक किया जाता है, फिर ये रिपोर्ट जो है वो निकाली जाती है। एंड अलग अलग कंट्रीज की क्या परफॉर्मेंस रही है, तो पहली 3 रैंक्स की अगर हम लोग बात करें तो उसको इन्होंने खाली रखा हुआ है, खाली रखा हुआ है, बिकॉज कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने सभी कैटेगरीज के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। तो फर्स्ट 3 रैंक्स बिल्कुल जीरो है, कोई भी कंट्री नहीं है इसके अंदर, राइट। ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैटेगरी की बात करें तो वो भी एम्प्टी जो है वो रखी गई है इन्होंने। ग्रीन हाउस गैस एमिशन के मामले में भी सभी कंट्रीज जो है वो उन्होंने बिल्कुल भी सही परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दी है। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन के मामले में स्वीडन, इजिप्ट, चिले और यूके, ये कंट्रीज जो है वो टॉप 7 के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। देखो 3 तो हट गई हैं, 4, 5, 6, 7, 3 में कोई भी नहीं है, मतलब जीरो। इन्होंने किसी को भी रैंक 1, 2, 3 के अंदर प्लेस नहीं किया, मतलब बोला कि कोई भी कंट्री इतनी अच्छी नहीं है कि 1, 2, 3 में आए, राइट, टॉप 3 में आए। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि स्वीडन की अगर हम लोग बात करें तो बेस्ट रिजल्ट इसका हम लोग को देखने को मिला है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में इसने अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो दिया है। ईरान और रशिया की जो रैंक है वो सबसे कम इस कैटेगरी के अंदर, सबसे लोएस्ट इस कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लोएस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में शामिल हैं, अलॉन्ग विद कजाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन के मामले की अगर बात करें या क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट को रिड्यूस करने की बात करें तो इन सब कंट्रीज ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। चाइना की बात करें, इसकी रैंक जो है वो 37 हम लोग को देखने को मिली है और ओवरऑल रेटिंग में इसकी रैंक जो है वो काफी लो हम लोग को देखने को मिली है। अब इंडिया की बात कर ले गाइस, तो इंडिया की ओवरऑल रैंक की अगर हम बात करें तो इंडिया 10th नंबर पर हम लोग को देखने को मिल रही है 69.22 स्कोर के साथ। मतलब अच्छा हमने परफॉर्म किया है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी के अंदर हमारी रैंक जो है वो मीडियम आई है, यानी कि हमने ठीक ठाक और अच्छा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज। रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया को बेनिफिट मिल रहा है लो पर कैपिटा एमिशन के साथ, मतलब कि इंडिया के अंदर लो पर कैपिटा एमिशन है, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है वो काफी कम कंट्रीब्यूट कर रहा है एनवायरमेंट में पल्यूटेंट्स को रिलीज करने में, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करने में, या फिर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में। पर कैपिटा इनकम हमारा पर कैपिटा जो हमारा एमिशन है वो काफी लो है, राइट। तो ये चीज बहुत अच्छी है इंडिया के लिए, तो ये पॉइंट आप चाहें तो इसको जो है वो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।
जब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, सुन के मजा आ जाएगा। देखिए, इंडियन आर्मी और नेपाल की जो आर्मी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, इंडियन आर्मी और नेपाल की आर्मी, ठीक है, इंडिया की आर्मी और नेपाल की आर्मी, इनके बीच में किस प्रकार की परंपरा चली आ रही है, कस्टमरी प्रैक्टिस चली आ रही है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की आर्मी के जो चीफ होते हैं, राइट, इनको जनरल की रैंकिंग जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। जनरल, जैसे इंडियन आर्मी में एक जनरल की रैंक होती है, वैसे ही नेपाल की आर्मी में भी एक जनरल की रैंक होती है। तो ये एक दूसरे के जो आर्मी के जो चीफ है, उन एक दूसरे को जनरल की रैंक से सम्मानित करते हैं। जैसे कि अभी जो न्यूज आई है, इसमें बताया जा रहा है कि नेपाल की आर्मी के जो चीफ हैं, चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा, इनको हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इंडियन आर्मी के जनरल की रैंक जो है वो से सम्मानित किया गया है, राइट। अब देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नेपाल की आर्मी के जो चीफ हैं वो हमारी इंडियन आर्मी की यूनिट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ सम्मान के तौर पर एक दूसरी कंट्री के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए, बेटर बनाने के लिए परंपरा एक प्रकार की बस चली आ रही है, दैट्स इट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा कि एक ऐसी परंपरा है, दोनों कंट्री शेयर करते हैं, ये एक दूसरे की कंट्री के आर्मी चीफ को जनरल की रैंक से सम्मानित करते हैं, बस दैट्स इट। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि कई बार हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में, राइट, इसके स्पेशली जनरल कंसेंट के बारे में। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर कि सीबीआई को अगर किसी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो क्या सीबीआई को उस स्टेट से परमिशन लेने की आवश्यकता है या नहीं है। सिर्फ इतनी सी चीज आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। और अगर आप लिख रहे हैं कि हाँ आवश्यकता है तो क्यों है उसका रीजन भी लिखिएगा, और नहीं है तो क्यों नहीं है उसका रीजन भी लिखिएगा, यानी कि आप अपने आंसर को रीजन के साथ जो है वो सपोर्ट करें, राइट। चलो, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी चिंता व्यक्त करी है, किस चीज को लेकर चिंता व्यक्त करी है, तो 2018 से सीबीआई ने 150 रिक्वेस्ट करी हैं 8 राज्य सरकारों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मतलब सीबीआई ने 8 राज्यों को जो है वो रिक्वेस्ट करी है, कहा है कि भैया हमें आने दो और इन्वेस्टिगेट करने दो, क्योंकि ये 8 राज्य ऐसी राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई से जनरल कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया। अब ये जनरल कंसेंट विड्रॉ करने का क्या मतलब है वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले ये जान लो ये 8 राज्य कौन सी हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम। सभी की सभी मिजोरम को छोड़कर ये सिर्फ अपोजिशन के द्वारा जो है वो रूल की जा रही है, जिन्होंने मतलब कि जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर दिया। मतलब एक बेसिक सा प्रैक्टिकल सी चीज, मतलब समझने वाली, राइट, मतलब पॉलिटिकली भी समझने वाली कि क्यों जो है वो ऐसी स्टेट, मतलब ज्यादातर ऐसी स्टेट्स हमें जो देखने को मिल रही है वो वही देखने को मिल रही है जहां पर रूलिंग पार्टी नहीं है, राइट, जिन्होंने जो है वो सीबीआई के जनरल कंसेंट को जो है वो विड्रॉ कर लिया है। और सीबीआई ने इसी चीज को लेकर एक एफिडेविट फाइल किया था कोर्ट के अंदर कि भैया हम इतनी बार जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट हमें आने नहीं दे रही, इन्वेस्टिगेट करने नहीं दे रही। और ये स्टेट ऐसी हैं जहां से जनरल कंसेंट विड्रॉ हो गया है सीबीआई का। केंद्र ने ये चीज कही है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास 100% पावर नहीं है सीबीआई को दूर करने की, कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन से बाहर करने की स्टेट के अंदर, ना ही यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है। सीबीआई जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये प्रीमियर एजेंसी है जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी, है ना। और विड्रॉल ऑफ कंसेंट, यानी कि किसी स्टेट ने अगर जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट जो है वो बच जाएगी। अगर किसी स्टेट के अंदर स्टेट पुलिस अगर प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रही है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है इम्पार्शियल तरीके से, बिना किसी जैसे बोलते हैं ना कि पक्षपात की अगर इन्वेस्टिगेशन, पक्षपात के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या फिर ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो कि सही नहीं है, अनफेयर है, तो ऐसे मामले में सीबीआई तो हस्तक्षेप करेगी करेगी, राइट। बिसाइड सीबीआई के पास जो है वो पूरी तरह से पावर है कि सीबीआई जो है वो यूनियन लिस्ट में जितने भी मामले हैं तो उस पर इन्वेस्टिगेशन अपनी कंडक्ट कर सकती है। अब देखो, अब मैं ये सब बातें तो थ्योरेटिकली थोड़ी बहुत आपने समझी, बट बहुत अच्छे से अभी मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनो अब आप, ठीक है। देखो, सीबीआई के बारे में एक चीज तो आप सभी जानते हैं कि सीबीआई कहीं पर भी जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, राइट, बट ऐसा नहीं है। देखो, सीबीआई को जो पावर मिलती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत मिलती है, राइट। अब इसमें क्लियरली मेंशन है, देखो पहली बात तो ये सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो है इन्वेस्टिगेशन करने की, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, इसको ये पावर दी गई है। या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं आईएएस आईपीएस की, राइट, तो आईएएस आईपीएस जैसी जो सेंट्रल अथॉरिटीज जो होती हैं उन पर इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी जो होती है, पावर जो होती है, वो सीबीआई की होती है। यानी कि कोई एक अगर आईएएस ऑफिसर करप्ट निकला या उससे रिलेटेड कुछ सीबीआई को सूचना मिली कि ये फलाना ऑफिसर जो है वो करप्टेड है या किसी और दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई या इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई करती है। ये सीबीआई के पास पावर है। तो देखिए आपको पता होगा 7th शेड्यूल जो हमें हमारा देखने को मिलता है उसके अंदर 3 लिस्ट है। कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स जो मौजूद होते हैं उस पर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है। तो यहां पर यह चीज कही गई है कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स मौजूद हैं उन सब्जेक्ट्स पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकती है सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास पावर इन्वेस्टिगेट करने की। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं इसको समराइज करूं, एक लाइन में बोलूं, तो इसका मतलब यह है कि सीबीआई उन सभी मामलों पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है जो मामले केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, अब क्या ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी मामले हैं या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी मामले हैं उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है, उस पर भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, बट वो जब वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करे सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, या फिर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अलाउ करें कि सीबीआई को कि इस मामले में, यानी कि इस स्टेट के इस फलाना मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। अब देखो कोर्ट बोल देगी तो कोर्ट को तो कोई मना नहीं कर सकता, है ना। तब उस तरीके से हमें दूसरी चीज देखने को मिलती है। तो अगर आपसे एक स्टेटमेंट लिखा आ जाए कि सीबीआई जो है वो सिर्फ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो ओनली लिख गया, मतलब वो स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के भी मामले को इन्वेस्टिगेट करने की पावर सीबीआई के पास होती है, बट विद कंडीशंस। कंडीशन ये है जब स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करे या फिर कोर्ट जो है वो अथॉरिटी दे सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने की। बात समझ रहे हो? तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो ये चीज है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे कि तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिलता है? जनरल कंसेंट का। देखो क्या होता है कि जनरल कंसेंट का मतलब सीधे सीधे ये है कि अगर किसी स्टेट ने जनरल कंसेंट दे दिया सीबीआई को, मतलब सीबीआई को कह दिया कि सीबीआई डायरेक्टली स्टेट के अंदर आकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है बिना स्टेट की परमिशन के, तो सीबीआई आकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बट किसी स्टेट ने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब ये है कि जब जब सीबीआई उस स्टेट के अंदर एंटर करेगी तब तब सीबीआई को जो है वो उस स्टेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना होगा, परमिशन लेनी पड़ेगी कि सीबीआई जो है वो एंटर होकर इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है। तो ये पॉइंट बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको कंसेंट के बारे में बता दूं कि सहमति की क्यों आवश्यकता होती है सीबीआई को। तो सीबीआई हमें जो देखने को मिलती है वो किस कानून के तहत चलती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इसे पावर मिलती है, क्योंकि सीबीआई को इसी कानून के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। इस कानून में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर किसी स्टेट के अंदर सीबीआई जाकर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना चाहती है तो ये मैंडेटरी है सीबीआई के लिए कि उस स्टेट से उसे परमिशन लेनी होगी। गेटिंग द फर्स्ट पॉइंट? अच्छा, अब दो प्रकार की सहमतियां होती हैं, एक तो केस स्पेसिफिक सहमति और एक जनरल सहमति, राइट। केस स्पेसिफिक नाम से ही समझ में आ रहा है, तो किसी केस से रिलेटेड सीबीआई को जाकर जो है वो परमिशन लेनी होती है तो वो केस स्पेसिफिक होगी, और जनरल का मतलब इन जनरल परमिशन, डायरेक्ट परमिशन। तो इसमें लिखा हुआ है कि सीबीआई का जो क्षेत्र अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉइज तक ही सीमित है। मतलब सीबीआई को किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी जब वो अगर जांच कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के ऊपर, यानी कि कार्रवाई कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के ऊपर, या फिर जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जांच करती है तब उस समय सीबीआई को किसी से परमिशन नहीं लेनी, क्योंकि उसका ये क्षेत्र अधिकार है, राइट। इवन ये उन केसेस को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एसोसिएटेड है, या फिर जो गंभीर मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं स्टेट के अंदर, तो उस स्टेट के साथ भी, यानी कि उस स्टेट में जाकर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। बट शर्त यह है कि उस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे उस स्टेट से जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी सहमति जो है वो लेनी पड़ेगी। यही है सहमति और कुछ नहीं। जनरल कंसेंट का सीधे सीधे मतलब ये है, नॉर्मली ये सीबीआई की हेल्प करने के लिए दिया जाता है कि सीबीआई बिना, जैसे कुछ मामले होते हैं करप्शन से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अगेंस्ट, तो उसमें उसको बार बार जाकर जो है वो केस से एसोसिएटेड हर बार जाकर स्टेट से परमिशन ना लेनी पड़े, डायरेक्टली वो जाकर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दे, तो इसलिए ये जनरल कंसेंट होता है। अब इसके विड्रॉल का सीधे सीधे मतलब यह है कि सीबीआई के ऑफिसर के पास सभी पावर जो है वो चली जाती है। अगर उसे किसी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सबसे पहले उसे परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही फिर वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकती है, राइट।
और किस प्रोविजन के तहत जनरल कंसेंट विड्रॉ किया जा सकता है, तो ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में ही क्लियरली लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकती है अपनी सहमति को, सामान्य सहमति को वापस ले सकती है ना। अब विड्रॉल का मतलब क्या है कि सीबीआई जो है वो अब उस स्टेट के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती क्या, तो ऐसा नहीं है। विड्रॉल में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसमें 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो एम्प्लॉइज हैं उनके अगर मामले हैं तो सीबीआई जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, क्योंकि वो सीबीआई के क्षेत्र अधिकार के अंदर है। दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है जब कोर्ट आदेश देगी तब तो उसे करना ही पड़ेगा, है ना। तीसरा पॉइंट जो कि आपको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि 2015 में सीबीआई को जनरल कंसेंट किसी स्टेट ने दिया हुआ था। सीबीआई ने 2015 में एक मामला लिया और वो मामला अभी तक चल रहा है 2021 तक, और अभी अभी आकर किसी स्टेट ने लेट से कि सीबीआई का जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सीबीआई उस केस को छोड़ देगी उस स्टेट के अंदर। जो केस ऑलरेडी सीबीआई के पास है, जिस पर वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रही है, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन विड्रॉल के कारण जो है वो विड्रॉ नहीं होगी, यानी कि खत्म नहीं होगी। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखेगी जब तक वो अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत ना कर दे, राइट। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट का एक हम लोग को वर्डिक्ट भी, फैसला भी देखने को मिला। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक इलीगल कोल माइनिंग से रिलेटेड एक मामला था और कैटल स्मगलिंग से रिलेटेड मामला था जिस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी सीबीआई। तो उसमें क्लियरली कहा है कि सीबीआई को जो है वो किसी प्रकार से रोका ना जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर कोई मामले पर जांच चल रही है किसी दूसरी स्टेट में तो उनको रोका ना जाए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी पावर जो है वो सीबीआई के पास है, यानी कि उसका क्षेत्र अधिकार है, उसका ज्यूरिसडिक्शन है। फिर एक और मामला चला था विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में। उसने जो मामला जो था वो करप्शन से एसोसिएटेड था। इसमें कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या फिर कोई दूसरी स्टेट का एम्प्लॉय हो, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर किसी स्टेट के अंदर बैठा हुआ है, राइट, यानी कि पोस्टेड है, बैठा नहीं है मतलब पोस्टेड है। जैसे आप भी जानते हैं कि आप आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है वो अलग अलग कंट्री के अंदर कार्डर जो है वो अलॉट किए जाएंगे, स्टेट कार्डर अलॉट किया जाएगा। आपको एक स्टेट मिल जाएगी और जिस स्टेट में जाकर आप जो है वो अपॉइंटेड होंगे, उसमें कार्य करेंगे, है ना। तो अगर कोई एक ऐसी स्टेट है जिस स्टेट ने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीआई वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। आप उसको इक्वली ट्रीट करें। ऐसे जो करप्शन के मामले होते हैं उस पर सीबीआई जाकर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर इस फैसले में भी देखने को मिली, यानी कि कोर्ट तक एग्री कर रही है कि सीबीआई को अलाउ किया जाए कि सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सके ऐसे मामलों पर जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड मामले हम लोग को देखने को मिल रहा है। उस पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को रोकने पर जो है वो या फिर हस्तक्षेप जो है वो ना करे, स्टेट गवर्नमेंट उसको रोके ना इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई की। तो ये सिंपल एंड सॉलिड तरीके से चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिली है। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।